समय के साथ विकसित होता है, समय के साथ होता है। यानी जो बच्चा पैदा हुआ उसी इच्छाएं नहीं होती उसके अंदर, उसके अंदर इच्छाएं नहीं होती। जो बच्चा पैदा हो गया है ना, अगर 2, 4, 5, 10 दिन का है, मतलब फाइनल हो गया कि अब जिएगा, आप एक बार उसको गोदी में उठा लीजिए और एक बार झूला देके सुला दीजिए उसको। उसके बाद आप हिम्मत करके दिखा दीजिए कि बिना झूले के सो जाए वो एक बार। बच्चे दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, भगवान जैसे होते, शैतान एक नंबर के, उनको आप भगवान मत समझिएगा, उनसे बड़ा शैतान दुनिया में कोई नहीं होता है। इतना लालची, इतना स्वार्थी, इतना जिद्दी इंसान और कोई नहीं जितना कि बच्चे होते हैं। अब जब कोई बच्चा परिवार में पहली बार होता है ना, तो दादा दादी अपना ज्ञान देते कि बेटा झूले मत देना इसको। लेकिन माँ और बाप पहली बार उस प्रोसेस में, क्यों नहीं देंगे झूले, दुनिया भर के बच्चे झूले झूल रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं झूलेगा झूले। तो बाप ऐसे ऐसे करता है उसको, सो जा ऐसे करता है, तो बच्चा समझ जाता है कि चलो सही पीस मिल गया मुझे। और उसके बाद वो सोएगा ही नहीं, इतना झूला नहीं मिलेगा उसको, रोएगा धाड़ धाड़ के। अब सब परेशान है, क्यों भाई, पेट में दर्द है, क्या दर्द है, कुछ नहीं है, जैसी ऐसे किया चुप। अब बाप का यही हो जाता है। और ऐसी हालत है कि बाप ऑफिस जा रहा है तब भी ऐसे करता रहता है बेचारा, क्या करे, क्योंकि बच्चा लालची है, उसने लालच में ऐसा कर दिया। जहां आपने उसकी एक इच्छा को दबाया, वो तबाह कर देगा आपको, रो रो के। उसको पता है कि रोना कहाँ है, गेट के बाहर जाके रोएगा, ताकि पड़ोसियों को पता लग जाए कि मेरे घर में मेरा शोषण हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। तो वो इतना चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के रोएगा कि आप अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसकी बात को मान लेंगे, अच्छा आओ ले लो ले लो ले लो। बहुत शातिर होते हैं बच्चे, आप उनको हल्के मत लीजिए। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों की इच्छाएं जन्म के समय से होती हैं, बाद में आती हैं, पहले से, हमेशा से प्राकृतिक है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ना थम्स अप या कैंपा कोला की एक बूंद चटा देते हैं, और उसके बाद बच्चों की हरकत देखिए, बोतल की तरफ मुंह है पूरा का पूरा, फिर बोतल हटा ली, कूद के पीछे चले गए, कहां पर है, फिर उसकी माँ दूध की बोतल लेके क्या बकवास पिला रही है। काम की चीज आई थी बीच में, 2 बूंद की, 2 बूंद जिंदगी की आई थी बीच में, वो चली गई हाथ से, और फिर वो जब तक नहीं पी लेगा उसको मानेगा नहीं। तो लालच पैदाइशी होता है, हम बचपन से ही घोर लालची किस्म के लोग हैं, हम भी हैं, बाकी लोग भी हैं। अब ये बताएं कि ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं केवल समय के साथ चेंज होती रहती हैं बस, और कुछ नहीं होता है। मतलब आप हर उम्र में किसी ना किसी के लिए जान दे रहे होते हैं, और 10 साल बाद समझ में आता है कि उसके लिए क्यों दे रहे थे। मैच्योरिटी का इतना ही मतलब है बस। तो 3-4 साल की उम्र में खिलौने के लिए जान दे रहे थे, 13-14 की उम्र में दोस्तों के लिए, 23-24 की उम्र में उसके लिए, इतना ही अंतर है। और हर 10 साल बाद समझ में आता है कि पागल था मैं, क्या किसके लिए जान दे रहा था या दे रही थी, उस घोंचू के लिए जान दे दी, पागल, क्या मतलब था। इसको बोलते हैं उस स्थिति से बाहर निकल जाना, मैच्योर हो जाना। ठीक है, तो इच्छाएं समय के साथ चेंज होती है, खत्म नहीं होती। अंत में बूढ़ी काकी बन के सारी इच्छाएं जीभ पे केंद्रित हो जाती है, जीभ लप लपा रही है कि मरने से पहले क्या क्या खा लूं, हर चीज खाने पीने का मन करने लगा है। तो हम लोग इच्छाओं के बंडल हैं, बंडल ऑफ डिजायर्स हैं। तो ये हमारा इड वाला हिस्सा है। ये सिर्फ मनुष्य में होता है, पशुओं में भी होता है। तो मनुष्य में भी होता है और पशुओं में भी होता है, पशु पक्षी किसी में भी। आप किसी पशु पक्षी को लालच देंगे तो वो आपके लिए मुरीद हो जाएगा। आपकी गली मोहल्ले में कोई कुत्ता हो, गाय हो, जो मतलब थोड़ा खूंखार हुई है, मान लीजिए कोई कुत्ता है, कुछ मत कीजिए, आप एक रोटी लेते हुए चुटकी बजाते हो जाइए उसके पास, एक रोटी खिला दीजिए उसको। रोटी थोड़ा टेस्टी, उसमें थोड़ा सा नमक वमक लगाए, घी लगा के खिलाइए उसको। अगली बार से आप गली के मोड़ पे आएंगे, उसकी पूंछ हिलने लग जाएगी ऐसे आपको देख के। और पूंछ हिलने का मतलब है कि उसका मुंह ठीक है, इस समय बहुत खुश फील कर रहा है आपको देख के, और इसका मतलब आप खतरे में नहीं है। बाकी दुनिया खतरे में है तो है, लेकिन आपके लिए वो जान लगा देगा, सबको काट लेगा आपके लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि लालच है ना। और जिस दिन आपने मिठाई खिला दी, उसके बाद तो घर के नीचे आके बैठ जाएगा। तो सबके अंदर ईड होती है, ठीक। तो पशुओं का क्या होता है कि उनका ईड ही सब कुछ है, उसी से अपना काम चला लेते हैं। मनुष्य दुनिया का अकेला प्राणी है जिसके पास एक तीसरी चीज होती है। आप सोचेंगे दूसरी तो आई नहीं बीच में, उसकी खास वजह है।
तीसरी के बाद दूसरी पर जाएंगे। सुपर ईगो का मतलब है नैतिक मन। कभी ऐसा आपके साथ होता है कि कुछ करने का मन कर रहा है और मन के अंदर से कोई कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, गलत बात है? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अक्सर होता होगा, है ना? और इस उम्र में ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस उम्र में डिजायर सबसे ज्यादा होती हैं और इस उम्र में उन डिजायर्स को रोकने वाला मन भी उतना ही हावी हो जाता है। बचपन के संस्कार भी हावी रहते हैं। तो सुपर ईगो का संबंध बेसिकली जो आपके संस्कार है ना, जो पेरेंट्स ने पट्टी पढ़ाई है बचपन से ही और स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाई है, उन सब से है। नैतिक मूल्य वगैरह वो सारे इसमें आते हैं। अब ये डिपेंड करता है किसी बच्चे को कितने नैतिक मूल्य मिले, कितने संस्कार मिले, कैसा परिवेश मिला, कैसा परिवार, कैसा स्कूल, कैसा कॉलेज, उस सबसे तय होता है। सबकी डिग्री ऑफ सुपर ईगो अलग अलग होती है, सबकी डिग्री ऑफ इड भी अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की मूल प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग वासनाओं के पुतले होते हैं, कुछ को वासनाएं उतना परेशान नहीं करती हैं, वो उनका नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर दो मन है, एक है जो इच्छाएं पैदा करता है, दूसरा है जो इच्छाओं को कंट्रोल करता है और समझाता है कि नहीं ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये नैतिक नहीं है, समाज के सब ठीक नहीं है। पापा ने क्या कह भेजा दिल्ली में, मम्मी ने क्या कहा था कि बेटा बहू मत लेके आना, कहा था ना मम्मी ने। तो ये वाला मन जो है ना, इसको बोलते हैं सुपर ईगो, जो आपको इच्छाओं के रास्ते पर अंधे तरीके से बढ़ने से रोकता है। अब आदमी बेचारा क्या करे? आमतौर पर जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि एक तरफ से इड जोर लगा रहा है, एक तरफ से सुपर ईगो जोर लगा रहा है, गुत्थम गुत्था है आपस में। ऐसा व्यक्ति हाईली कंफ्यूज होता है, इतना कंफ्यूज कि समझ नहीं पा रहा क्या करूं। जैसे आप लोग जिस दौर में अभी, मतलब आप या आपके फ्रेंड जिस दौर से गुजर रहे होंगे ना, उसमें जो BF-GF का दौर होता है उसकी बात कर रहा हूं। कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार उसकी तरफ से प्रस्ताव है, सब ठीक भी लग रहा है, लेकिन पापा को प्रॉमिस किया था तो मना कर देते। फोन किया, देखो मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं हाँ बोल सकता हूं, तुम अपना बैच चेंज करवा लो। तुम नहीं करवाओगी तो मैं करवा लेता हूं। वो कह रही है बैच क्यों चेंज करवा लूं? नहीं तो नहीं, क्या दिक्कत है, पढ़ाई करो। नहीं, मैं उस बैच में आता हूं तो मैं देखता हूं तो फिर मैं बहक जाता हूं, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, फिर मैं बैच ही चेंज करवा लेता हूं। ये चाहे बैच चेंज कर ले, चाहे नेहरू विहार से मुखर्जी नगर चला जाए, नदिया के पार चला जाए, लेकिन इसका मन मानेगा तो है नहीं। ये ड्रामा तो करना जरूरी है थोड़ा बहुत। ये पूरी ताकत लगा रहा है नहीं। अब शाम को अचानक आमना सामना हो गया। उसने इतना ही कहा कि मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? अब इसका मन कर रहा है कि मैं सीना फाड़ के दिखा दूं कि इस सीने में तुम्हारे सिवाय किसी का नाम भी नहीं है, नेम प्लेट तुम्हारी लगी हुई है दिल के अंदर। लेकिन अब शाम का समय है, थोड़ा मौसम भी ठीक ठाक है और इमोशंस में कह रही है कि अरे यार तुम्हारे बिना जीवन में कुछ है ही नहीं। उसने कहा पापा से इतना डरते हो? अरे देख लेंगे उनको भी, आज तुमसे कह रहा हूं, फाइनल है, राजपूत हूं, ध्यान रखना, जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। वो बड़ी खुश है कि देखो कितना सज्जन किस्म का व्यक्ति मिला है, सीधे जान देने की बात कर रहा है। अभी रात हो गया, पढ़ने के लिए घर से फोन आ गया, पापा कह रहे बेटा ठीक चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ पापा ठीक चल रहा है, और बाकी सब ठीक चल रहा है। इसने कुछ कहा नहीं। पापा ने कहा बेटा ध्यान रखना, मुझे बीमारी फेफड़े की भी है, लीवर की भी है, और डॉक्टर ने कहा है कि मैक्सिमम 2 साल मेरे हाथ में है, और तुम्हारी माँ को डिप्रेशन है ही। तुम्हारा रिजल्ट अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम झेल लेंगे, पर कुछ और नहीं झेल पाएंगे इसके अलावा। एक साथ 2 लाशें उठेंगी घर से, तो बेटा देख लेना। अभी अभी शाम को वायदा करके आया था बेचारा, अभी 2 घंटे पहले राजपूत बन के आया है। अब बात करके इसका मन बैठ गया, इतने में मैसेज आया, हाउ आर यू? HRU, हाउ आर यू? HRU। अब ये जवाब में लिख रहा है HMMMMM, कुछ लिखे नहीं रहा। उधर से सब ठीक तो है,
अभी क्या करे, ये कह रहा है कि मुझे लगता है चीजें ठीक नहीं है, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ये ठीक नहीं है। वो कह रहे कि 3 घंटे में इतना रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ भाई, कुछ तो समझाओ। ये जो दुविधाएं हैं ना, ये दुविधाएं क्यों हैं कि एक तरफ ये वाला मन जोर मार रहा है, शाम को ये मार रहा था जोर, उधर 2 लाशें आ गई बीच में अचानक सीन में उसके बाद ये जोर मार रहा है कि जो माँ बाप का ना हो सका तो किसी और का क्या होगा। ऐसे डायलॉग्स बीच में आते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है जो माँ बाप का नहीं हुआ किसी और का हो गया। इसमें ऐसी ऐसी कौन सी बात है इसमें कि नहीं हो सकता, हर किसी का कैसे हो सकता है कोई। शहर का शहरीपन तब समझ में आएगा जब आपको पहली बार अकेलापन महसूस होना शुरू होगा। विद्यार्थी जीवन में अकेलापन प्रायः नहीं होता है, बल्कि आप अकेलेपन की तलाश में रहते हैं। हर समय 4 पड़ोसी घुसे रहते हैं कमरे के अंदर, गप्पें चलती रहती हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, दरवाजा बंद कर लिया है, किसी को बोल के बाहर ताला लगवा दिया है आपने, बाहर एक कागज चिपका दिया है, एंटर एट योर ऑन रिस्क, साथ में 4 हड्डियां बना दी हैं ताकि लोग डरें आपके कमरे में आने से। बाहर ताला भी लगवा दिया है, खिड़की से चाबी लेके अंदर से बंद करके पर्दा वर्दा लगा के पढ़ रहे हैं। और वो बाहर वाले जो आपके दोस्त हैं वो इतने, मतलब क्या है, वो शब्द ठीक नहीं होगा बोलना यहाँ पर, वो उसके बाद भी झांक के नीचे से देख रहे हैं कि अंदर पढ़ रहा है, और बोल रहे अच्छा पढ़ रहे हो, खोलो 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 दरवाजा खोलो, सामान लाए हैं साथ बैठेंगे। और उसके बाद फिर दरवाजा खुलेगा, फिर महफिल जमेगी और आज की शाम निकल गई उसी सब में। और फिर सुबह अफसोस होगा कि कल की शाम फिर निकल गई, जबकि परसों ही कसम खाई थी कल से ऐसा नहीं करना है। आज फिर कसम खाई जाएगी, शाम को फिर महफिल जमेगी, ये सब ड्रामा चलता रहेगा। तो अकेलापन कम से कम नहीं होगा। मैं अभी जिस घर में रहता हूं उससे पहले मुखर्जी नगर में ही एक घर था, वहां था। तो जैसे यहां पर आमतौर पे घर हैं कि 4 फ्लोर होते हैं, तो उनमें से फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे। अब एक बार खबर मिली कि 3rd फ्लोर पे हमारी ही बिल्डिंग में, मतलब ग्राउंड पे कोई रहता था, मैं फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे किसी की डेथ हो गई है। अब खबर मिली, सब लोग नीचे इकट्ठा हुए, तो हम भी गए देखने के लिए, लेकिन वो ढका हुआ था कपड़े से मुर्दे को। अब मैं वैसे ही बहुत अनसोशल टाइप का व्यक्ति हूं, मैं बहुत सामाजिक हूं नहीं, मतलब ऐसा सामाजिक नहीं हो कि हर गली मोहल्ले में घूमूंगे सब समस्याएं सुलझाता रहूं, उस तरह का नहीं हूं। मेरा मन करता है कि मैं जब निकलूं तो मुझे कोई ना मिले, और कोई व्यक्ति गैर जरूरी अगर मिल जाए तो मैं कोशिश करता हूं कि आमना सामना ना ही हो। मतलब मेरी प्रकृति है, मैं ये नहीं कह रहा कि नीयत मेरी ऐसी है कि मैं क्यों किसी से मिलूं, प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। अब मैं परेशान था कि कौन मरा है समझ नहीं आ रहा, श्रद्धांजलि भी दे दी लेकिन मरा कौन है पता नहीं। अच्छा, ये भी अच्छे से नहीं पता था कि कौन लोग रहते हैं उस घर में। तो मैंने अपने घर में बात की, तो मेरे घर में जो बाकी लोग हैं वो भी, उनकी स्थिति भी ऐसी थी। तो हम काफी देर बैठे सोच रहे कौन मरा होगा। फिर हमने मिलकर तय कर लिया, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि वो मरा है। तो सहमति बन गई कि चलो वो मरा है, और मनी मन में श्रद्धांजलि दे दी। अगली सुबह वो दिख गया हमें और वही आदमी दिख गया अगली सुबह। अब हम परेशान कि यार ये तो मर गया था, तो ये तो नहीं मरा, फिर कौन मरा। फिर गली के 3-4 बूढ़े जो कभी कभी दिखते थे, मैं सबके बारे में सोच लिया, पर बारी बारी वो दिखते रहे। अंत में पता लगा कि जो मरा है वो 2 साल से नीचे उतरा ही नहीं था, और हमें शिफ्ट किए हुए 1 साल ही हुआ था, तो हमने कभी देखा ही नहीं था। ये होता है शहरों का अकेलापन, नजरबीपन। आपको पता ही नहीं कि पड़ोस में कौन रहता है आपके। जिस पृथ्वीराज चौहान की कसम खा खा के राजस्थान के लोग बड़े होते हैं ना, पृथ्वीराज चौहान, उसने 12 शादियां की थी, 12 शादियां। एक लड़की ने पूजा पाठ किया कि मैं पृथ्वीराज से शादी करना चाहती हूं। बस पृथ्वीराज इतना सहृदय, दयालु और लोक कल्याणकारी राजा था इस मामले में, किसी सुंदर युवती की पुकार वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। बाकी लोग मरे कटे, उनका क्या, लेकिन वो सुंदर युवती, वो चाह रही है पृथ्वीराज को पति बनाना, वो कैसे मना कर दे बेचारा। और उन्हीं सब चक्करों में जाके मरा फिर फाइनली। उसी में से एक थी जयचंद के घर की लड़की, उसको उठा के ले आया संयोगिता को। जयचंद बुरा मान गया, और जबकि जयचंद और पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे, रिश्ते में थे। जयचंद ने कहा ये नहीं झेलूंगा भाई,
अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गौरी से मिल गया, मतलब जो कहानी हमने सुनी है, मुझे नहीं पता कि इतिहास में कोई एग्जैक्टली यही बात है या नहीं, पृथ्वीराज रासो और कुछ जो किंवदंतियां हैं। और फिर गौरी ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको मार दिया। लेकिन पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा है कि चंद बरदाई पहुंचा और चंद ने कहा 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चुके चौहान। और पृथ्वीराज ने तीर मारा, लोहे के 7 तवे काटता हुआ तीर पृथ्वीराज के उसमें मोहम्मद गौरी के पेट में लगा और वो ऊपर से नीचे धम से आके गिरा। और उसके बाद पृथ्वीराज और इसे चंद बरदाई ने क्या किया, अपनी कटारें निकाली, एक दूसरे को मारा और दोनों मर गए। मर गए तो लिखा कैसे, मरने के बाद कैसे लिखा? हर किसका उत्तर है, पुस्तक जल्हण हथ दे चली गज्जन रिपकाज। एक वाक्य आता है कि पुस्तक अपने बेटे जल्हण को दी कि बाकी की तू लिख दियो, अब मैं जा रहा हूं अपने राजा को बचाने के लिए। और इस तरह से वो निकल गया। अलग से मिलके बताते हैं कि सर ऐसा था वैसा हो गया, किसी के साथ कसमें खा के दिल्ली आया था, उधर उसने कहीं और कसम खा ली इस बीच में। तो बड़ा दुखी रहते हैं बच्चे, क्योंकि आप लोगों की उम्र दुखी होने वाली है ना। आप ये बताइए कि टिंडर के जमाने में गारंटी है स्थायित्व की? एक ही गारंटी है कि आप इतने अच्छे हो और दूसरा इतना अच्छा हो कि भरोसा बना रहे। वरना टिंडर के जमाने में गारंटी की उम्मीद ना करें। आजकल तो ये ट्रेंड है। और जैसे जैसे तकनीक बदलती है ना, लोगों का टेम्परामेंट चेंज होता है। मैं दिल्ली के बच्चों को देखता हूँ जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, वो छोटे बच्चे जो है मुझसे बहुत कंफर्टेबल है। वो अपनी सारी कहानियां मुझे सुनाते हैं आके, उनको मतलब लगता है कि इसको सुना सकते हैं, ये अच्छे वाले अंकल हैं। तो मैं उनको भरोसा दूं, तुम्हारे बाप को तो नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बता दिया करो। और बाप मुझे अलग से बोलते कि आप सुन के ना देख लिया करो ठीक है कि नहीं। तो एक लड़की मिली जो अभी कॉलेज जाना शुरू किया उसने, तो जैसी बात है सीधे पूछता हूँ, बेटा अफेयर किससे चल रहा है बताओ ना। तो बच्चे बता देते हैं, अच्छे से बता देते हैं। तो अच्छे से पूरी कहानी सुना देते हैं अच्छे से। बात करते करते अंदाजा ले लेता हूं कि ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, ज्यादा आगे तो नहीं निकल गए, तो वो सब बातें आइडिया हो जाता है। तो उस कमबख्त ने कहा कि जब बात आगे बढ़े तो उस कमबख्त ने बताया कि उसका 5वां अफेयर चल रहा है। 4 हो गए तो स्कूल में ही, 5वां कॉलेज में हुआ है। तो मैंने कहा फिर कैसे मैनेज हुआ है सब? जैसे एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक तो इसके बीच में गैप कितना होता है? बोली 1 महीना करीब। 1 महीना जस्टेशन पीरियड है, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको कह सकते हैं आप। और तो मैंने कहा जैसे इमोशनल पेन भी तो होता होगा। बोली हाँ थोड़ा सा होता है, लेकिन अब हम हैबिचुअल हो गए हैं। तो मैंने कहा ये हैबिचुअल तुम हो गई हो, तुम्हारी पूरी पीढ़ी हो गई है? बोली सब, मैं सारे फ्रेंड्स जैसे ही हैं, सबका कंपटीशन रहता है, तुम्हारा चौथा, मेरा तीसरा, मेरा 7वां। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता लग गया तो? बोले नहीं पता लगेगा ना। क्यों पता लगेगा? तो बोली मेरी एक फ्रेंड है, उसका जब भी अफेयर होता है वो फेसबुक पे लिख देती है और फोटो भी डाल देती है। तो मैंने कहा जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद? बोले फिर नए वाले का डाल देती है। पहले लिखती है ब्रेकअप हो गया है, ब्रोकन अप, और उसके 1 महीने बाद माई न्यू बडी, माई न्यू ये, माई न्यू वो शुरू हो जाता है। लेकिन सार्थ ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीता है उसमें और वस्तु में कोई अंतर नहीं। अगर कोई आपको यूज करता है, लगातार यूज करता है, और आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में और गिलास में क्या अंतर है? इसलिए व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के फैसले खुद करता हो। जिसके जीवन के फैसले और लोग करते हैं वो वस्तु है। इसलिए उसका पहला संदेश है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्ति होने का महत्व समझे, अपनी प्रामाणिकता समझे।